हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज की जो वैकेंसी निकाली गई है वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। एनएलसी बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी है जो कि नवरत्न स्टेटस में आती है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक सरकारी पीएसयू कंपनी है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, जैसे मॉइल है, उसी तरह से एनएलसी है। एनएलसी में बेसिकली लिग्नाइट की माइनिंग की जाती है। इसका पूरा नाम है नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये बेसिकली लिग्नाइट की माइनिंग करती है और इसके अलग-अलग जगह पे इसके प्रोजेक्ट है। उसमें से एक जो प्रोजेक्ट है बरसिंगसर माइंस जो कि राजस्थान में पड़ता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए ये वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें टोटल 2 पोस्ट की वैकेंसी है, जूनियर ओवरमैन ट्रेनी और जूनियर माइनिंग सरदार की। अब ये वीडियो अगर आप देख चुके हैं, बेसिकली अगर आप एनएलसी का ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अगर आप देख चुके हैं, फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूँगा, सिलेबस के बारे में बात करूँगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जूनियर ओवरमैन ट्रेनी और माइनिंग सरदार का ये जो पोस्ट है वो फ्रेशर्स के लिए निकाला गया है। यानी सिर्फ़ आपके पास ओवरमैन सर्टिफ़िकेट है या सिर्फ़ आपके पास माइनिंग सरदार सर्टिफ़िकेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी तरह से परमानेंट वैकेंसी है, यानी सरकारी वैकेंसी है। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे बैच स्टार्ट कर चुका है, माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बेसिक टू एडवांस बैच। आप इसको मेरे एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा ब्लैक डायमंड, BLACK डायमंड, DIAMOND। इसको आप सर्च करेंगे तो मेरा एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इस टाइप का रहेगा, ब्लैक डायमंड का लोगो है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन लर्न और मीडिया की तरफ से बनाया गया है। रेटिंग 5 स्टार है, 500 प्लस अभी डाउनलोड हुए हैं। अभी लॉन्च किया हूँ मैं एप्लीकेशन को, नया एप्लीकेशन है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया हुआ है, 2000 फीस की जगह पे सिर्फ आपको 1400 लगेंगे और 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा आपका। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसमें मैं लाइव क्लासेस भी करवाऊंगा। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपका जो पोर्शन है एनएलसी का है वो पूरा का पूरा कवर होगा। ए टू जेड पोर्शन आपका एनएलसी का कवर कराया जाएगा। ठीक है, एनएलसी का ए टू जेड पोर्शन कवर कराया जाएगा। ओके, चलिए अब आता हूं मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। तो नोटिफिकेशन बेसिकली माय जूनियर ओवरमैन का जो निकाला गया है उसमें टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व का 1 है, ओबीसी का 1 है और एससी का 1 है। ठीक है, इसी तरह से जो माइनिंग सरदार के लिए निकाला गया है वो टोटल 5 सीट की वैकेंसी है। टोटल 2 अनरिजर्व कैटेगरी का है, एक आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है और एक आपका एससी कैटेगरी का वैकेंसी निकाली गई है। अब जो ओवरमैन है उसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें ओवरमैन ट्रेनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा माइनिंग में होना चाहिए कुल मिला करके। इसके बाद आपके पास वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ओवरमैन सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को, बस आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एक जो रेस्ट्रिक्टेड वाले कैंडिडेट है इनको तो भाई लग ही जाना चाहिए एड़ी चोटी लगा के इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें बोला गया फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग नहीं मांगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस ही है इसकी जितनी है, इसीलिए जूनियर ओवरमैन को रेस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट तो जरूर भरे। माइनिंग सरदार की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा होना चाहिए, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फर्स्ट एड होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद या तो डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा के साथ साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट भी आपके पास है और वैलिड फर्स्ट एड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप इन दोनों में से कोई भी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी था और माइनिंग सरदार का भी वैकेंसी था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, दोनों पोस्ट को अप्लाई किया था। तो दोनों पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों जो पोस्ट का एग्जाम होता है वो एक ही डेट पे होता है। इसका सेंटर भी जनरली एक ही रहता है, लेकिन आपका जो शेड्यूल होता है वो अलग अलग होता है। दो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, ओवरमैन का एग्जाम अलग शिफ्ट में, माइनिंग सरदार का अलग शिफ्ट में। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोनों को, तो कोशिश कीजिएगा दोनों के दोनों भर दीजिएगा। ठीक है, दोनों के दोनों भर दीजिएगा। अगर आप कहीं कोई अफवाहों में फैल रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो दोनों का अलग अलग सेंटर पड़ेगा, तो ऐसा बहुत ही कम चांसेस में होता है। अगर आपका किस्मत सही रहा तो एक ही जगह सेंटर पड़ेगा, जनरली एक ही जगह सेंटर पड़ता है। बट अगर किस्मत खराब रहा तो कोई एक पोस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन दोनों रहेंगे, दोनों को अप्लाई कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं भी दोनों को अप्लाई किया था, एक बार जब मैंने भरा था इससे पहले वाले में। फिलहाल मैं अभी एनसीएल में जॉब कर रहा हूँ, एज ए माइनिंग सरदार ही जॉब कर रहा हूँ।
लेकिन मैं जब एनएलसी का प्रिपरेशन किया था और मैं एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने भी दोनों ही एग्ज़ाम को भरा था, जूनियर ओवरमैन ट्रेनी को भी भरा था, माइनिंग सरदार को भी भरा था, ठीक है? ये दोनों भरा था और दोनों का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अलग-अलग शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में आपका माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम था जो कि बहुत टफ पेपर था इसका, और सेकंड शिफ्ट में ओवरमैन का एग्ज़ाम था जो कि ईज़ी था, ठीक है? जो कि ईज़ी था, लेकिन इसमें टफ और ईज़ी का कट ऑफ कितना जाता है मैं बताऊँगा, ख़ास बातें, बहुत सारी बातें हैं जो अंदर की बातें मैं बताता हूँ आपको। चलिए, तो फिलहाल आप ये चीज़ें समझ गए। अब डायरेक्टली आते हैं यार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन है उसमें फॉलो होता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल का अब बेसिकली सॉरी एससी-एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है और अनरिजर्व के लिए नो एज रिलैक्सेशन रहता है अपर एज लिमिट में, ठीक है? ओके, इसमें आपको बेसिकली अगर ओवरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60% होना चाहिए एग्रीगेट, यानी कि सब सेमेस्टर का जोड़ के जब एवरेज निकालते हैं तो 60%। और अगर आप ओबीसी या सॉरी एससी-एसटी हैं अगर आप, तो 50% होना चाहिए। ओबीसी का भी 60% है, ठीक है? ये चीज़ें इसमें लिखी गई है। ओके, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट, ये सब आपको थोड़ा-सा देख लेना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया परसेंटेज, उसी परसेंटेज के हिसाब से हिसाब हो जाएगा। एज देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ओवरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम एज है, 30 ईयर होना चाहिए अनरिजर्व में। ओबीसी में अब 33 साल, एससी-एसटी में 35 साल, ठीक है? चलिए, अब आते हैं आगे। देखिए, पेमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो ओवरमैन का पेमेंट है, वो 31,000 रुपया, 31,000 बेसिक है इसमें, है ना? और यहाँ सीटीसी लिखा हुआ है 8.64, है ना? मतलब कि सीटीसी यानी कि होता है कंपनी टू कॉस्ट। इसमें बोनस से लेकर के बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो जोड़ दिया जाता है, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। बोनस से लेकर के सब चीज़ इसमें जोड़ दिया जाता है। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे ना तो एवरेज आपका 72,000 आ जा रहा है, लेकिन इतना सैलरी नहीं जाता, इतना आपका ग्रॉस भी नहीं जाता है। एक्चुअल बात ऐसा है कि बोनस का अगर पैसा आप इसमें डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना? 40-50 हज़ार रुपए के आस-पास अगर इसमें माइनस कर दो, तो जाके आपका अ अंतर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मैं आपको बताता हूँ हिसाब पूरा-पूरी, 55 से 60 के बीच में आपका इसका पगार रहेगा ओवरमैन का, और यहाँ पे 45 से 50 के बीच में इसका पगार रहेगा माइनिंग सरदार का स्टार्टिंग में। इसके बाद जैसे-जैसे आपका इंक्रीमेंट होगा या ईयरली बढ़ेगा, पर ईयर के हिसाब से इसमें इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसमें मेडिकल से लेकर के, क्वार्टर से लेकर के जो सरकारी वाला सुविधा होता है वो सब आपको दिया जाएगा। टाउनशिप वगैरह सब बहुत अच्छा है इसका, इसमें कोई कमी नहीं है। पोस्टिंग की बात करें तो आपको बरसिंगसर राजस्थान में दिया जाएगा स्टार्टिंग में, जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। बाद में आपको अलग जगह पे दिया जा सकता है। अभी झारखंड में भी नए-नए प्रोजेक्ट आए हैं इसके, तो हो सकता है कि आप झारखंड में भी ट्रांसफर ले लो, लेकिन उसके लिए चाहिए थोड़ा, समझ रहे हैं आप? चलिए, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में तो बता ही दिया हूँ मैं पहले ही। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये है मेन चीज़ें, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, मैं बहुत मेहनत करके तैयारी किया था और एग्ज़ाम दिया था। मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया, लेकिन उसकी जगह पे मोबाइल में हो गया था। मैं एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहा था। मोबाइल में माइन फॉर्मेट में मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम, तो मैं इसको जॉइन ना करके मैंने उसको जॉइन किया था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी बातें। देखिए, ऐसा है, इसमें टोटल 100 नंबर का परीक्षा होता है, ठीक है? 100 नंबर में आपका 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, ओके? इसके बाद इसमें आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हो गया, 4 ऑप्शन दिए जाएँगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे, ठीक है? अब इसमें 2 सेगमेंट होता है, टोटल टाइम की मैं बात करूँ तो 2 घंटे का होता है, आप बोर हो जाओगे यार, इतना टाइम दिया जाएगा आपको, 2 घंटा, ठीक है? अब ये जो एग्ज़ाम होता है वो ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि इसमें सीबीटी नहीं होता है, मतलब आपको कंप्यूटर में टिका-टिकी नहीं करना है, आपको बैठ के पेपर देना है, क्वेश्चन पेपर देना है। ऐसा पिछली बार हुआ था, ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम हुआ था। आपका एक पर्टिकुलर सेंटर पड़ेगा, जनरली दिल्ली एनसीआर का कोई इलाका में पड़ जाता है सेंटर, और वहीं पे एक ही सेंटर में, एक ही सेंटर या एक ही एरिया में 2-4 सेंटर देके वो काम करा लेते हैं। अब ये टोटल 100 नंबर में 70 नंबर पूछे जाएँगे टेक्निकल, जिसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊँगा, और 30 नंबर पूछे जाएँगे नॉन टेक्निकल। अब ये जो नॉन टेक का सिलेबस है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल परसेंटेज, जनरल बहुत सारे टॉपिक है ना? बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, टैक्सेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्टीम एंड वर्क हो गया, बोट वाला क्वेश्चन हो गया, है ना? तो ये बेसिक टाइप के जो टैक्सेशन वाले सवाल होते हैं, बेसिक एवरेज टाइप के जो सवाल होते हैं, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक मैथ के पूछे जाते हैं। यानी अगर 10th लेवल के आप अगर जो एग्ज़ाम होता है ना, जैसे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप मैथ में सॉल्व कर लेते हैं, तो आप बेसिकली इस एग्ज़ाम को सॉल्व कर लोगे। मैथ आपका बहुत आसान रहता है।
उसके बाद आता है रीजनिंग। देखो रीजनिंग ऐसा है ना, रीजनिंग थोड़ा सा सीएचएसएल लेवल का पूछता है। सीएचएसएल लेवल मतलब जो हायर सेकेंडरी लेवल होता है, उस लेवल के जो एसएससी एग्जाम लेती है, उस लेवल के जो रीजनिंग होते हैं वो पूछा जाता है। रीजनिंग भी आपका बहुत आसान होता है, आप 10 में 10 क्वेश्चन उठा सकते हो और मैथ में भी 10 में 10 क्वेश्चन का नंबर उठा सकते हो। अब बात है जनरल अवेयरनेस का। देखिए देखो, जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये किस्मत का खेल है, या जो कहें कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? और ये जनरल अवेयरनेस के नंबर में ही खेला हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर पूछता है, जीके जीएस पूछता है, ठीक है ना? ये कुछ भी पूछ सकता है ना? तो जनरल अवेयरनेस में आपको डिटेल तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये भी सीएचएसएल लेवल का ही है, लेकिन आपको डिटेल तैयारी करना पड़ेगा। अब नॉन टेक्निकल आपका बहुत आसान है, कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप चाहे नॉन टेक्निकल में तो 30 में 25, 26, 27 उठा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकल का। देखो टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका सबसे बेस्ट सिलेबस जो एग्जाम दिए है ना, उनसे पूछिएगा डीजे देशमुख। डीजे देशमुख के वॉल्यूम 1 से इतने क्वेश्चन पूछे थे कि क्या ही बताऊं। वॉल्यूम 2 से भी क्वेश्चन पूछे थे और वॉल्यूम 3 के कुछ-कुछ क्वेश्चन थे सेलेक्टेड। डीजे देशमुख को पूरा अगर अच्छे से आप चार्ट लेते हो ना, तो अच्छा खासा नंबर उठा सकते हो। लेकिन इसके अलावा सीएमआर से भी क्वेश्चन थे, एक्ट से भी क्वेश्चन थे, रूल से भी क्वेश्चन थे, बैलेंस तो करना ही है इसको, है ना? अभी क्या है, अभी बहुत सारे नए चेंजेस हुए हैं, न्यू लेबर कोड आए हैं, नए-नए सीएमआर के ड्राफ्ट आए हैं, ठीक है? तो आपको जानकारी सबका रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ड्राफ्ट से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन लेबर कोड से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। और अभी बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये सभी चेंजेस और जितने भी नए सिलेबस है, नया पैटर्न है, उसके हिसाब से मैं अपने बैच में पढ़ा रहा हूँ। इसके बैच को ज़रूर जॉइन कर लीजिए अगर आप एनएलसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पूरा फोकस रहेगा एनएलसी के एग्जाम पे। इसके लिए प्ले स्टोर पे जाके ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सीधा-सीधा इसको इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करने के बाद इसमें जो कोर्स है माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बेसिक टू एडवांस बैच नंबर 16, इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए। इसको जॉइन कर लीजिएगा, इसमें लाइव क्लास भी मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको अ टेस्ट वेस्ट भी टाइम टू टाइम होता रहेगा। सब कुछ आपका होगा, उसके हिसाब से प्रिपरेशन हो जाएगा। टाइम पे आपका एग्ज़ाम भी इसका होता है, ये भी खास बात है, ठीक है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब आते हैं जो पीएपी वाला मैटर है, आखिर ये है क्या? लोग कहते हैं कि यार ऐसा है कि जो पीएपी होंगे ना, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, उनको 20 नंबर बोनस दे दिया जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल बात है क्या। बरसिंगसर एक पर्टिकुलर जगह है, एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के शायद 10 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर ऐसा कुछ है। उसके दायरे में जो भी ज़मीन आती है, जिससे भी इस प्रोजेक्ट से जो अफ़ेक्टेड है, जिसका ज़मीन लिया गया है, अधिग्रहण किया गया है, जिसका ज़मीन एग्रीमेंट पे लिया गया है, जिनको ज़मीन के बदले दूसरे जगह ज़मीन दिया गया है, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग आते हैं पीएपी के कैटेगरी में। और ऐसे लोगों में अगर कोई माइनिंग सरदार का या ओवरमैन की सर्टिफ़िकेट होल्डर होंगे, तो उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि ये राजस्थान की बात हो रही है, झारखंड की बात हो नहीं रही है। अगर झारखंड की बात करते हैं ना, तो हर 5 किलोमीटर के एरिया में 100 ठो माइनिंग का विद्यार्थी है। लेकिन ये है राजस्थान की बात, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की बात, तो यहाँ पे माइनिंग के कैंडिडेट पहले तो बहुत कम है। उसके बाद प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का जो एरिया होता है ना, पीएपी का जो एरिया होता है, वो लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का एरिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो उस एरिया में भी बहुत ही कम लोग होंगे जिनका ज़मीन गया होगा या जिनके ज़मीन के बदले ओनरशिप गया होगा, प्रॉपर्टी गया होगा, ठीक है? तो या रिहैबिलिटेट किए होंगे वो लोग, तो उन्हीं सब लोग इस कैटेगरी में आएँगे, तो इसमें बहुत ही कम चांस है। पिछली बार भी हम लोग को लग रहा था कि बहुत सारे लोग इसमें आ जाएँगे, लेकिन नहीं आए थे भाई, बहुत कम, एक भी हमको लगता है मुश्किल से होंगे जो पीएपी बने होंगे या पीएपी की कैटेगरी में आए होंगे, ठीक है? तो ये वाला जो बात है, ये समझ के चलिए कि अपवाद है, बहुत ही रेयर केस में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। राजस्थान वाले केस में अगर झारखंड की होती तो बात ही अलग होती, ठीक है? अब देखिए पीएपी का यहाँ पे बताया गया है कि भाई कौन-कौन आएगा, जिनका ज़मीन ले लिया गया है, जिसको परमानेंट जॉब एनएलसी में नहीं दिया गया है ज़मीन के बदले, तो जनरली ज़मीन के बदले परमानेंट जॉब दे दिया जाता है ना? अगर नहीं दिया गया है तो वो उस कैटेगरी में आएँगे। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? बहुत कम लोग हैं, तो अगर आप इसको शॉर्टलिस्ट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत ही कम इसमें शॉर्टलिस्ट हो पाएँगे, तो बहुत ही मुश्किल है कि इसमें मिले। जब आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट हो जाएगा तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका जॉइनिंग दे दिया जाएगा। ओके, चलिए। इस फॉर्म को भरने का जो डेट है, वो इसका फ़ी मैं पहले ब आपको बता देता हूँ। जो इसका फ़ी है भैया, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए ₹300 है। टोटल जोड़ के 595 हो जाएगा, जीएसटी, फीएसटी, लर्न फंड सब जोड़ के। एससी/एसटी कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूडेड होता है तो 295 हो जाएगा ओवरमेन पोस्ट के लिए। माइनिंग सरदार की बात करें तो अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए टोटल ₹486 लगेगा और एससी/एसटी के लिए ₹236 लगेगा। मेरा ऐसा सुझाव रहेगा कि भाई दोनों के दोनों पोस्ट को अप्लाई कीजिए, बढ़िया से बैठ के अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है। तो अच्छे से ध्यान से हल्के-हल्के, धीरे-धीरे फॉर्म को भरिए, आपके पास अभी इनफ टाइम है, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जेपीजी फॉर्मेट, जीपीजी फॉर्मेट,
आपका 16 तारीख से फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो रहा है 2 दिन बाद से, और आपका 18 तारीख तक 18 मार्च तक फॉर्म भरने का टाइम रहेगा, ठीक है? 18 तारीख तक फॉर्म भरने का टाइम रहेगा और 19 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये पीएपी का फॉर्मेट है जो कि आपके काम का नहीं है। चलिए, अब अगर इस पोस्ट को, चूँकि मैंने यार एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? मैंने इसका एग्ज़ाम दिया है, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था, तो मेरे को इसका सिलेबस अच्छे से पता है। माइनिंग सरदार का भी बैठा हूँ एग्ज़ाम, गवर्नमेंट का भी बैठा हूँ एग्ज़ाम, तो बहुत कुछ मैंने इससे सीखा है। तो इसके पूरे पैटर्न को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो लड़के जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनका मेरे को कट ऑफ पता है, कितना-कितना कट ऑफ गया है। जो दोस्त मेरे जॉब कर रहे हैं उसमें उसका मेरे को पूरा पता है। क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, कैसा पूछा जाता है, तो ये सब कुछ पता है, तो उसी के हिसाब से मैं तैयारी कराऊँगा। तो उसके लिए आप ज़रूर इस बैच को जॉइन कर लीजिएगा। ये बाय ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद इस बैच को डायरेक्टली आप इंस्टॉल कीजिए और सीधा-सीधा इस बैच को जॉइन कीजिए। फिलहाल अभी रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें एक आध ही मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लास में इसमें लगातार पढ़ा-पढ़ा के ही रिकॉर्डेड इतना डाला हूँ, ठीक है? ये माइंडसेट का है, नया पैटर्न के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐड किया हूँ मैं, है ना? और आपका माइंस पे एक्ट माइंस रूल का है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का आज मैं डाल दूँगा, लेबर कोड के बारे में पढ़ाना शुरू किया, मतलब कुल मिलाकर के बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊँगा और नया पैटर्न भी आपको इसमें बताऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।